बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और हमजा वैसे मैं आज सोच रही थी कि कुछ लोगों को मोटा होना पसंद नहीं है, लेकिन मोटे होने के कुछ फ़वाइद भी हैं। हाँ, फ़वाइद भी हैं। वैसे तो मुझे लगता है किसी को भी पसंद नहीं होगा ना कि वो शख्स मोटा हो, लेकिन अब कुछ फ़वाइद सामने आ रहे हैं और वो आ रहे हैं जापान टोक्यो से। और बड़ी अजीब किस्म की खबर है, वो ये है कि जिस शख्स का वज़न 100 kg से ज़्यादा होगा उसको ऑनलाइन जो सर्विस है उसमें शामिल कर लिया जाएगा और 1 घंटे के $18 भी दिए जाएंगे। जबरदस्त। ऐसा क्यों होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात हाँ, है। अब जापान में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर जो है हाइट भी लोगों की कुछ कम है और फिर इतने ज़्यादा मोटे लोग भी वहाँ पर नहीं होते हैं, तो बहुत ही कम लोग हैं जिनका वज़न 100 kg से ज़्यादा है। वैसे तो बहुत कम लोग हैं कि जो मोटे हैं, लेकिन जो 100 kg से ऊपर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है और उन्होंने ये काम किया है कि जी कि कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो मोटे लोगों के लिए भी कपड़े बनाते हैं, तो उनके लिए हमें मॉडल्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल, तो उसमें वो जो 100 kg से अबव लोग हैं ना, वो सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। उसको प्लस साइज़ कहा गया है कि जी प्लस साइज़ के लिए हमें मोटे लोगों की ज़रूरत है। तो जिसका ये 100 किलो से ज़्यादा वजन होगा और वो होगा भी जापानी शहरी, बिल्कुल किसी कोई और शहरियत नहीं, जापानी शहरी होगा तो हम उसको रखेंगे। और पहला फ़ायदा तो उन्होंने कहा जी कि उसका ये होगा कि ब्रांड्स जो हैं वो हमसे रब्ता करेंगे, बिल्कुल ऐसे, और हम घंटे की बुनियाद पर जो है उनसे चार्ज कर रहे होंगे। एक और फ़ायदा भी है, ये फ़ायदा है हमजा। और वैसे अब जो मोटे लोग हैं, ये ना वो जो पतले लोग हैं वो भी मोटे लोगों होने की कोशिश करेंगे। हाँ, जापान में हाथ बिल्कुल ऐसी है। दूसरी एक और चीज़ है, वो कहते हैं कि जी हम इसलिए भी मोटे लोगों को जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे कि कई लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं मोटापे से, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर हम ज़्यादा मोटे लोगों को उनके पास भेजेंगे और वो उनकी जाके काउंसलिंग करेंगे, देखें कि हमारा वज़न तो आपसे भी ज़्यादा है लेकिन हम बहुत खुश हैं, तो आप लोगों को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटे होकर खुश नहीं है तो डिप्रेशन में ना जाए, थोड़ी सी कोशिश करें। इंस्पिरेशन दे रहे हैं। हाँ, कि कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं होगी अगर आप मोटे हैं, आप कोशिश करके पतले भी हो सकते हैं। लेकिन देखें, हम मोटे हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो खाते पीते भी हैं। तो उन्होंने दूसरा फायदा ये भी रखा है, और मतलब कि उन्होंने कहा जी कि हमें ये फ़ायदे होने जाएंगे अगर हम मोटों को अपने साथ वाबस्ता कर लेंगे। और अभी तक 45 अफराद रजिस्टर भी करवा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब हमजा बस ये हो गया कि मोटे अफराद जो हैं वो परेशान ना हो, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहे, वज़न कम हो सकता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी जापान के अंदर तो ये हो गया, उन्होंने कहा है कि मोटे लोगों को मोटिवेट करना है हमने, मोटे लोगों को भी कपड़े पहनने का हक है, उनको हमने क्या करना है, क्या ब्रांड्स को हम बताएंगे कि जी कि हम आपको ऐसे मॉडल्स भी दे सकते हैं और मोटे लोगों के लिए कपड़े बनाने शुरू कर दें और उसको जो है बुरा ना समझा जाए। खैर, ये एक खबर जो जापान से आई थी हमने आपके साथ शेयर की है। बजट के हवाले से शोर शराबा होता रहा, हमेशा ऐसे ही होता है, शोर शराबा हो रहा होता है और हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जा रहा होता है, एहतजाज भी किया जा रहा होता है और बाद में मुबारकबाद भी दी जाती है वज़ीर ख़जाना को। तो वो सारा तो वैसा ही हुआ, लेकिन कल कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हुई हैं और उस पर ही हमने बात करनी है, माहिराना राय भी लेनी है। ऐसे ही और कि हमजा वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में मुख्तलिफ पैदावारी शोबों को टैक्स की मद में छूट भी दी गई है और इस इक़दाम का मकसद ये था कि मुल्क के पैदावारी शोबे को मराद देकर मुल्क की मुआशी पैदावार को बढ़ाना है, जिसका अगले माली साल में हदफ 4.8% रखा गया है। और टैक्सेस में जो छूट से पैदावारी शोबे में सरगर्मियों में इजाफा हुआ, जहाँ मईशत को फ़रोग देगा, तो उसके साथ ये मुल्क में नई मुलाजमतें भी पैदा करने में मददगार साबित होगा। और इसके साथ साथ हुकूमत ने आम आदमी के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों पर टैक्स की शरह भी घटा दी है, जिनमें सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की हम बात करें, कस्टम ड्यूटी है, इनको शामिल किया गया। ये थोड़ा सा रिलीफ आम आदमी को और तनख्वाहदार तबके के हवाले से तो ये कहा गया कि जी कि उनके ऊपर कोई इजाफी टैक्स तो लगाया ही नहीं गया। हुकूमत ने अगले माली साल में मौजूदा साल के मुकाबले में 23% ज़्यादा टैक्स हासिल करने का हदफ भी रखा है। और हमजा ये भी बात है कि यह हदफ जो है अगले माली साल में 5800 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अगले माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में इजाफा कर देगी, जो कि मौजूदा माली साल की अगर बात करें तो 650 अरब रुपए के मुकाबले में 900 अरब रुपए होगा। अच्छा, अब जब भी बजट आता है हम एक चीज़ जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि तारीख का बेहतरीन बजट आया, और अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है कि तारीख का बदतरीन जो है वो बजट आया। तो इसके ऊपर हमें गाइड कौन करेंगे? हमें माहिरीन गाइड करेंगे। तो हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि बजट उनको कैसा लग रहा है, हुकूमत ने कैसा बजट पेश किया है, और टैक्स अमूर के माहिर
ज़ाहिर ज़ीशान मर्चेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आप क्या देख रहे हैं, कैसा बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वैसा ही बजट? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू बोथ ऑफ यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। बजट जो कल देखा सुना, पहले तो सुना, फिर उसके बाद शोर शराबा भी देखा, और फिर उसके बाद जो उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स देखे, तो उससे कम से कम एक चीज तो सामने नजर आ रही है, और वो ये है कि एक प्रॉपर राह नजर आ रही है कि हमें आगे जाना कहाँ है और हम जाएंगे कैसे। ठीक है। और इसमें जो एक चीज बहुत अच्छी नजर आई है, जिसका आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि वो जो 850 सीसी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार है, उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स को भी कम कर दिया है, सब ड्यूटीज को भी कुछ कम किया है। तो एक ऑब्वियसली एक छोटी गाड़ी जो है उसकी कीमत में तकरीबन कोई लाख से 2 लाख रुपए तक का फर्क पड़ना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वो लोग जो गाड़ियां खरीदना चाहते थे और नहीं खरीद पा रहे थे ड्यू टू हाई प्राइसेस, वो शायद अब खरीद पाएंगे। एक तो ये अच्छी चीज नजर आई है। दूसरा, जो छोटा बिजनेसमैन है, जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, के लिए जो है एक पूरी नई टैक्सेशन की रिजीम लेके आए हैं, और ये बड़ी जबरदस्त स्कीम मुझे अभी तक लग रही है, जितना मैंने थोड़ा बहुत अभी तक बजट को पढ़ा है, क्योंकि तकरीबन 400 पेज का फाइनेंस बिल है, तो उसको पढ़ते पढ़ते तो अभी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे ये नजर आ रहा है कि उनके लिए एक सेपरेट स्कीम ऑफ टैक्सेशन है, और उनके लिए जो है टर्नओवर टैक्स भी बहुत कम है, और उनके लिए इनकम टैक्स रेट भी कम है। तो इससे होगा ये कि ये वो तबका है जो अभी आपके सिस्टम में नहीं है मौजूद, और अगर ये तबका आपके सिस्टम में आ जाता है, यानी इम्प्लीमेंटेड इकोनॉमी में आ जाता है और रिटर्न्स फाइल करना शुरू करता है, तो इससे दो चीजें अचीव होंगी। एक तो आपका जो टैक्स बेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट ज्यादा होगा, और आपका जो टैक्स का टारगेट है 5,829 अरब का, वो जो है कलेक्ट करने में आसानी होगी। अब बुनियादी सवाल जो कल से मैं सुन भी रहा हूँ और उसका जवाब भी दे रहा हूँ कि 5,800 कलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। दुरुस्त। मैं समझता हूँ एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन कलेक्ट हो सकता है, उसकी वजूहात है। इस साल का जो टारगेट है, जिसकी तरफ हम गामजन और इंशाल्लाह अचीव भी कर लेंगे, वो 4,800 अरब का है। अच्छा। उसमें अगर जो ग्रोथ रेट अगले साल का टारगेट है और जो इन्फ्लेशन का फैक्टर को अगर ऐड करते हैं, तो तकरीबन 5,300 अरब तक तो हम वैसे ही पहुंच जाएंगे इस करंट सिनेरियो में। अब उससे आपको जो जंप लगाना है वो तकरीबन 400 बिलियन का है, जिसमें मेहनत करनी है, जिसमें कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें से ये एसएमई सेक्टर्स की टैक्सेशन एक है। मैं समझता हूँ कि अगर हम जिस तरह से चल रहे हैं और इकोनॉमी जिस तरह से इस वक्त चल रही है, तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये भी बताइएगा कि पेट्रोलियम लेवी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। हम महंगाई की भी साथ बात करते हैं, अगर पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया जाता है और पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मंडी में भी हम देख रहे हैं कि ऊपर हैं, तो महंगाई पर हम कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि ये तो एक गिवन फैक्टर है कि इस वक्त भी हम महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारा मेजर जो इन्फ्लेशन है वो फूड का है। अब करना क्या चाहिए कि एक तो ये कि खर्चा तो आप समझे 100 रुपए है इस वक्त। अब 100 रुपए अगर खर्चा, और अगर करंट लेवल पे इनकम जो है वो 50 रुपए या 60 रुपए है, तो हमें वो इनकम लेवल को बढ़ा देना चाहिए। वो इनकम लेवल कैसे बढ़ सकती है? इनकम लेवल ऐसे बढ़ सकती है कि आप वो जैसे पीएसडीपी की बात की, कि पीएसडीपी में तकरीबन 900 बिलियन का तखमीना रखा है कि जो खर्च करेंगे। अब जब ये पीएसडीपी खर्च करेंगे, तो इसका मतलब है इससे जॉब्स जो है क्रिएट होंगी। अब वो जॉब्स क्रिएट कैसे होंगी? ये भी एक गिवन फैक्ट है कि हमारे एक घर के अगर हाउस होल्ड की बात करें, तो हस्बैंड वाइफ और कम से कम 3, 4, 5, 6 बच्चे होते हैं जी। तो हम एवरेज कर देते हैं कि हम एक घर में अगर हस्बैंड एंड वाइफ और 3 बच्चे हैं, जिसका टोटल 5 बनता है, तो अगर उस 5 में से एक कमा रहा है इस वक्त, और अब ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे 2 या 3 लोग कमाने लगते हैं, तो उससे होगा कि आपकी जो घर में आने वाली इनकम है वो इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। अब खर्चा उतना ही अगर कांस्टेंट रहता है आपका,
तो आपकी कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ जाएगी। तो उस सूरत में जो है आपको ये जो करंट प्राइसेस है, या अगर पेट्रोलियम हेवी की वजह से कुछ प्राइसेस बढ़ती है, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि इस वक्त $70 फी बैरल के हिसाब से पेट्रोल है, तो ये अगर आगे बढ़ता है इसकी, क्योंकि अभी देखिए दुनिया में इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से डिमांड जनरेट हो रही है, दुनिया अपनी वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रही है, तो ये बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी। ठीक हो गया। ज़िशान मर्चेंट साहब, इस बारे में कहिएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल से रियल टाइम टैक्स कॉन्सेप्ट कलेक्शन क्या है और क्या पाकिस्तान को काबिल अमल होगा ये वाला जो अमल है? देखिए, ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है, इसका मकसद ये है कि आप जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने वहाँ खाना खाया और वहाँ से आपने जो बिल लिया, बिल जो आता है आपके पास, तो वो बिल आपके पास आने से पहले वो FBR के पास चला जाएगा और FBR से उस पर एक कोड, QR कोड आ जाएगा और फिर वो बिल आपके पास आएगा। तो जो रियल टाइम बेसिस पे सेल हो रही है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर से आप करें या आप किसी टेक्सटाइल वाले की किसी की दुकान से करें, कोई कपड़े खरीदे, अपने लिए लॉन्स के जोड़े खरीदे, तो वो रियल टाइम बेसिस पे वहां जाएगी। तो उससे होगा ये कि जो लोग अपनी सेल प्रॉपर नहीं दिखाते थे, वो सेल प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका एक फायदा भी है, फायदा ये है कि जो लोग पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर होंगे और उनसे जो लोग खरीदेंगे, जैसे कि जिसके यूजर्स आप और मैं होंगे, उनका जो सेल्स टैक्स का रेट है वो कम है, तो उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब इसका जो मेन पर्पस है POS सिस्टम का, कि जो FBR ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने रखा है कि हम 2 साल में 5 लाख POS लगा देंगे, तो इसका पर्पस ये है कि जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड है उनको डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में लेके आना, वन, और जो टैक्स कलेक्शन कम हो रही है वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना। ठीक है सर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम बात कर रहे हैं। जैसे शब्बर जैदी साहब भी ये चाहते थे, लेकिन शब्बर जैदी साहब खुद ही ये कहते थे कि फैसलाबाद की सूतर मंडी में ये POS हम लगा सकते हैं। अगर हम आशियाना क्लोथिंग को देखें तो वहाँ पर हम मार्केट में लगा सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका तो जो मेन रिटेलर है उसी के ऊपर ही बोझ आ जाएगा, ये पॉसिबल शायद नहीं होगा। हुकूमत शायद ज़्यादा इन्हिसार कर रही है इसके ऊपर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे इस बजट में जो एक चीज मुझे शायद कम लग रही है वो ये लगती है कि जैसे आपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक प्रॉपर स्कीम दे दी, एक नई टैक्सेशन स्कीम दे दी। जी। हम कई सालों से FBR को ये कराची टैक्स बार एसोसिएशन के फोरम से भी एडवाइस करते हैं कि रिटेलर्स के लिए भी आप कोई ऐसी एक फिक्स टैक्स की स्कीम ले आए। 2014 से जो है मैं ये सुन रहा हूँ, हर फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि पाकिस्तान में 30 लाख रिटेलर हैं, और आज 2021 में भी मैं यही सुनता हूँ कि पाकिस्तान में 30 ही लाख रिटेलर हैं। तो मेरे ख्याल से 2014 से आज तक कोई एक रिटेलर बढ़ा तो नहीं हमारे मुल्क में, जो कि मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मसला ये है कि वो रिटेलर्स जिसका GDP में कंट्रीब्यूशन 17 से 18% है, उसका टैक्स में कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। तो हमने FBR को ये सजेस्ट किया था कि रिटेलर्स के लिए आप फिक्स टैक्स की स्कीम ले आए, जिसमें एक एवरेज के हिसाब से उनको एक जो स्कीम में जो पार्ट था उसका एक सजेशन ये था कि आप हर दुकानदार से महीने का अगर 3,500 रुपए लें और वो 30 लाख रिटेलर है, एक साल में उन 30 लाख रिटेलर से जो है 126 बिलियन टैक्स कलेक्ट हो सकता है। और उनको ये दे दीजिए ऑप्शन कि अगर ये आप देते हो 3,500 रुपए महीना तो आपका कोई ऑडिट नहीं होगा, लेकिन ये वो रिटेलर्स होंगे कि जो स्मॉल रिटेलर्स और अप टू मीडियम रिटेलर्स होंगे, बड़े रिटेलर्स के लिए नहीं होगी। तो इससे जो वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है आपका जो इस वक्त सिस्टम में ही नहीं है, वो सिस्टम में आ जाएगा। मेरे हिसाब से बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। POS से रिटेलर्स को रजिस्टर करना मैं समझता हूँ कि इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच सही है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से शायद वर्केबल ना हो। बिल्कुल ठीक है। ज़िशान मर्चेंट साहब, ये भी बता दीजिएगा, टैक्स हैरेसमेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, फिर ये कहा जा रहा था कि इख्तियारात अब कम कर दिए जाएंगे, तो हम अगले माली साल में देख रहे होंगे कि वो जो परेशानी ज़्यादा हमें नज़र आती थी बिजनेसमैन में, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये हम सुन रहे हैं और ये नज़र भी आ रहा है कि ऑडिट्स जो है वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, नोटिस कोई इशू नहीं होंगे, और कुछ पावर्स जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स उनको भी कम किया गया है। लेकिन
इस वक्त की पोजीशन ये है कि आजकल जब भी हम ऑफिस में जाता हूँ तो कई सालों के एक ही टैक्स पेयर के 5-5 सालों के नोटिस आ रहे हैं। तो इतने नोटिस अभी इशू हो चुके हैं और जून तक इशू हो जाए कि एंड ऑफ जून तक कि अगले 4-5 सालों के लिए नोटिस बहुत होती। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज ये 1 जुलाई से करना चाह रहे हैं, एफबीआर को चाहिए कि दिल थोड़ा बड़ा करे और अभी से इन चीजों को रोके, ताकि टैक्स पेयर को ये कम से कम सुकून जरूर मिले कि जी वो रिस्पेक्टेबल है, वो सिस्टम में है, उसको मत मारिए, उससे ही सारा चीजें ना वसूल करें। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एफबीआर को ये सजेशन जरूर होगी। सही है, सही है। ज़िशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से हुकूमत ने नॉन टैक्स रेवेन्यू को जो है इस बार टारगेट 2000 अरब से जायद रखा है, तो ये रेवेन्यू कौन कौन से ऐसे जराए हैं जिनसे हम हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये जो सारे जो आपकी जो रेवेन्यू जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के होते हैं वो है, इसमें आपकी जो स्टेट बैंक का रेवेन्यू है वो है, प्लस जो आपकी बहुत सारे आपके जो एसेट्स हैं जिनको आप रेंट पे देते हैं और उससे आपका रेंट आता है वो है। ये तमाम वो चीजें हैं जिसको जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। टैक्स रेवेन्यू वो है कि जो हमसे और आपसे कलेक्ट होता है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जो गवर्नमेंट की अपनी सोर्सेज से गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करती है। ये एक आसान, इसका अगर समझने के लिए आप कहें तो ये वो है। और इसका टारगेट जो 2000 बिलियन रखा है, ये भी बड़ा अच्छा और एम्बिशियस टारगेट है। आई होप कि हम ये टारगेट अचीव कर सकें, क्योंकि इसमें अगर आप ये सारे टैक्स टारगेट्स अचीव करते हैं और नॉन टैक्स टारगेट्स भी अचीव करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बकाया, और एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान मेरी रिक्वेस्ट हमेशा से होती है कि जो जिसका ड्यू टैक्स है वो उसे देना चाहिए, और हमें एज प्राउड पाकिस्तानी फील करना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे 10 रुपए का सही, लेकिन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़िशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमने टैक्स के ऊपर माहिराना राय ली है ज़िशान मर्चेंट साहब की। वो भी कह रहे हैं कुछ चीज़ें एम्बिशियस हैं, लेकिन आता है कि इस बारे में सोचा जा रहा है। और जिस तरह से हम पॉइंट ऑफ सेल की बात कर रहे थे, अगर वैसा हो जाता है, रिटेलर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाता है, तो इससे भी फ़ायदा होगा। और अगर आप आते हैं उसमें कि आपको आप टैक्स पेयर बनते हैं तो टैक्स कम से कम आपको पे भी करना चाहिए। आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी तमाम सूरत हाल को हफीज़ पाशा साहब कैसे देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हफीज़ पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, बजट पेश कर दिया गया है, कैसा देख रहे हैं इस बजट को? जैसे गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है तारीख का बेहतरीन बजट है, अपोजिशन तो हमेशा ये कहती है कि बदतरीन बजट है, आप कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले जो बजट के आदाद शुमार जो हमने रात में देखे हैं, जी सर, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट हो चुका था जी, और ये बजट IMF के उसमें जो ढांचा बनाया गया था उसके तहत पेश किया गया है जी। और इसमें सबसे नुमाया बात यह है कि IMF ने हमें बजट सपोर्ट, यानी कि जो बजट का खसारा होगा उसकी फाइनेंसिंग के लिए बजट के डॉक्यूमेंट्स में ये बात आ गई है कि 496 अरब रुपए हमें लोन देगा। ठीक है। तो यानी कि हमें कुछ, मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब एग्रीमेंट हो चुका है तो हुकूमत को ये बता देना चाहिए था। सर ठीक है सर, ये भी यहाँ पर बता दीजिएगा, जैसे हम बजट खसारे की बात कर रहे हैं, हम तरसीलाते ज़र पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी कर रहे हैं। अब जब सर अगले साल में हम देख रहे होंगे, अगले माली साल में जब हालात कुछ बेहतर हो रहे होंगे, लोग उम्रे पर भी जा रहे होंगे, लोग बाहर भी ट्रैवल कर रहे होंगे, उस वक्त भी हम यही एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं जो अभी हमने रखी थी कोविड के दिनों में, पाबंदियों के दिनों में? देखिए, रेमिटेंसेस का बजट से कोई खास ताल्लुक नहीं होता है सर। अलबत्ता बजट में जो आदाद शुमार दिए गए हैं रेवेन्यूज के एक तरफ और खर्चों की दूसरी तरफ, ये देखना होता है कि हुकूमत ने इस साल जो उन्होंने बताया खसारा, क्या वो वाकई वही होगा, और अगले साल जो खसारा उन्होंने प्रोजेक्ट किया है क्या वही होगा। हमारा अंदाजा ये है कि कल रात के हमने जब एनालिसिस की है कि इस साल जो रवा साल है उसमें इन्होंने बजट का खसारा तकरीबन 7% बताया है जी। मगर खतरा इस बात का है कि ये 8% हो जाएगा साल के एंड तक। और दूसरी तरफ ये है कि अगले साल उन्होंने 6.3% का GDP का खसारा बताया है, उसमें भी खतरा ये कि ये 7% के ऊपर
चले जाएगा। तो हुकूमत ने कुछ आदाद शुमार इस तरह पेश किए हैं कि रेवेन्यूज को थोड़ा ज्यादा बताया है, ठीक है, और खर्चों को जरा कम बताया है। बिल्कुल। हफीज पाशा साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने 6 to 7% GDP ग्रोथ का टारगेट रखा है, तो इसको अचीव कैसे किया जा सकता है 2 से 3 साल में? देखिए, इस वक्त ये कहना बहुत नामुनासिब होगा, इसलिए कि पिछले साल, ये जो रवा साल है जिसमें हमारी शरह नमू 4% के करीब आई है, वो इसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि पिछले साल गिरावट आई थी। तो जो इजाफा हुआ है वो एक गिरेबिन कौमी पैदावार पे था। इंशाल्लाह अगर इस साल हम 4.8% हासिल कर लेते हैं। देखिए, एक बड़ी परेशान कुन बात यह है कि रवा साल आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, तो रिकवरी जो हुई है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, नामुकम्मल है, और जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी से इजाफा नहीं होता तो शरह नमू में भी इजाफा नहीं होता। तो अब हम इस साल देखेंगे इंशाल्लाह कि अगर 4.8% शरह नमू हासिल कर लेती है हुकूमत, तो फिर अगले साल, फिर उससे अगले साल इंशाल्लाह मोमेंटम पैदा होगा और हम 6% तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि जी कि रेवेन्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा दिखाए गए हैं और शायद एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको थोड़ा सा कम दिखाया गया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है 4.8 का, तो अगर इतनी हम ग्रोथ कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, और आगे भी अल्लाह करे कि इतनी ग्रोथ कर ले हमजा, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा कि हम ग्रोथ करें। बिल्कुल ऐसे ही आम आदमी का सवाल फिर वही रहता है कि ठीक है बजट आ गया, क्या हम महंगाई के जो चुंगल में फंस चुके हैं उससे हमारी जान छूटेगी या नहीं छूटेगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी हमने एक ब्रेक ले ली। Stay with us.